माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम ई रिटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ई रिटर्न के नाम से डर जाते हैं, बट नथिंग टू वरी बिकॉज ई रिटर्न इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। ई रिटर्न इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है। एज ई रिटर्न इज़ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, सो आपको पहले इनकम टैक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना होगा, जैसे व्हाट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर, व्हाट इज़ पीपीएफ, ग्रॉस टोटल इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले हम परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में जानते हैं। पैन, जिसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन मीन्स अ नंबर विच द असेसिंग ऑफिसर में अलॉट टू एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। स्थायी खाता नंबर से आशय उस संख्या से है जो कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के लिए आवंटित करता है। पैन हैज़ 10 अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में फॉर्म नंबर 49A में अप्लाई करना होता है। पीपीएफ मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। द पीपीएफ इज़ अ सेविंग कम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। पीपीएफ इंडिया में सबसे फेमस सेविंग स्कीम है। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1968 में इंट्रोड्यूस किया था। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किया जाता है, इसलिए स्कीम में इन्वेस्ट किए गए पैसे और रिटर्न दोनों ही सेफ और गारंटीड होते हैं। पीपीएफ के अलावा गवर्नमेंट ने एससीएसएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और एनएससी मीन्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी लॉन्च किए हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट इसकी 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है। पीपीएफ में इन्वेस्ट करने पर इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 80C में छूट मिलती है। इसके अलावा पीपीएफ डिपॉजिट पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स में एग्जेम्प्टेड होता है। 5 हेड्स कौन कौन से होते हैं, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। फर्स्ट होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। मीन्स जब हम कहीं जॉब करते हैं, सर्विस के लिए जाते हैं, तो अपनी जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बदले वो हमको कुछ अमाउंट पे करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सैलरी। जैसे कोई टीचर स्कूल में जाके पढ़ाता है तो उसके बदले उसको सैलरी मिलती है। ऐसे किसी ऑफिस में, हम कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्क के लिए जाते हैं तो हमारे वर्क के बदले वो लोग हमको कुछ पे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैलरी। तो वो सैलरी एक इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आती है। ठीक है। सेकेंड हेड है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मीन्स हमारे हाउस होते हैं, तो वो हाउस अगर हम रेंट के लिए उसको देते हैं तो जो हमारी रेंटल इनकम आती है दैट इज़ कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो जब भी कोई हम बिज़नेस करते हैं उससे जो भी हम प्रॉफिट गेन करते हैं वो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाता है। बिजनेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ के प्रोडक्ट को हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हुआ आपका, जैसे कोई भी प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, ये सब एक प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। तो वो अपनी प्रैक्टिस जो भी करते हैं उसके बदले उनको जो भी इनकम मिलती है वो उनकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कहलाती है। फोर्थ हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स मीन्स जो हमारी कैपिटल एसेट्स होती हैं, जैसे बिल्डिंग, ज्वेलरी, शेयर्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा, और वो लॉन्ग टर्म तक चल सकती है। ऐसी एसेट्स को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे जो हमको प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। कैपिटल गेन 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम किसको कहते हैं, जो 36 मंथ से कम हो, मीन्स 3 साल से कम टाइम के लिए होता है वो शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा कहलाएगा, जो कि 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए हो, मीन्स 36 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए प्रॉपर्टी अगर हमारे पास रही वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। और हमारा लास्ट हेड है, 5th हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी इनकम इस 4 हेड में नहीं आती, उसके अलावा जो भी हमारी इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो इस हेड में कौन कौन सी इनकम आती है, जैसे डिविडेंड हो गया, इनकम फ्रॉम लॉटरीज हो गई, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गई, या हॉर्स रेसिस से इनकम जो आती है, या कार्ड गेम से आती है, गैम्बलिंग से आती है। इन सब से जो भी इनकम आती है वो हमारी
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होती है। मीन्स इस 5 हेड्स में जो जो इनकम आती है तो वो हमारी हो जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट, तो टैक्स के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है। यहाँ पर अभी हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स। अब देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि ये टैक्स डायरेक्टली लग रहा है। तो किस पर डायरेक्टली टैक्स लग रहा है? ऑल द इनकम एंड वेल्थ ऑफ द पर्सन। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स यानी ये टैक्स डायरेक्टली लग रहा है। किस पर डायरेक्ट लग रहा है? ऑन द इनकम एंड वेल्थ ऑफ अ पर्सन। मीन्स पर्सन की इनकम और वेल्थ पर जो डायरेक्टली टैक्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ओके, और वो इनकम चाहे कहीं से भी आई हो, जैसे सैलरी से, प्रोफेशन से, हाउस प्रॉपर्टी से या किसी भी अन्य सोर्स से इनकम आती है तो उस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। एक बात और ख़ास है इस डायरेक्ट टैक्स की, ये जो बर्डन होता है डायरेक्ट टैक्स का, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। ये टैक्स हम किसी और पर नहीं डाल सकते। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि ए पर इनकम टैक्स लगा हो और उसको वाई पे कर दे। इनकम टैक्स एक पर्सन की जगह दूसरा पर्सन पे नहीं कर सकता, तो ये है डायरेक्ट टैक्स। आपको बस ये याद रखना है कि इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। और ये क्यों डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है? क्योंकि जिस पर्सन पर भी इनकम टैक्स लगता है उसी को ये पे करना होता है, इसलिए इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि वो टैक्स जो इनडायरेक्टली पे किया जाता है। ये टैक्स गुड्स और सर्विस पर लगाया जाता है। मीन्स जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं या जो भी सर्विस हम बाय करते हैं उस पर हम टैक्स पे करते हैं। इस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि वो पर्सन जो इस टैक्स को पे करता है वो किसी और पर शिफ्ट कर सकता है, यानी द बर्डन ऑफ दिस टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जब हम मार्केट में जाकर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं तो मोस्टली हर प्रोडक्ट और सर्विस पर टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल, मैंने मार्केट से एक मोबाइल परचेस किया जिसकी कॉस्ट है 18,000 रुपीज़। सपोज़ मैंने उस पर 2,000 रुपीज़ का टैक्स दिया तो मैंने टोटल 20,000 मोबाइल के लिए पे किए हैं। मैंने जिस शॉप से मोबाइल परचेस किया है उसको मैंने 20,000 रुपीज़ दिए हैं, जिसमें मोबाइल के लिए 18,000 रुपीज़ और टैक्स की अमाउंट है 2,000 रुपीज़। तो मोबाइल पर टैक्स मैंने शॉपकीपर को दिया है। अब वो शॉपकीपर ने मुझसे 2,000 रुपीज़ टैक्स के, जो कि जीएसटी के हैं, कलेक्ट किए हैं, वो जाकर गवर्नमेंट को जमा करके आएगा। तो यहाँ पर भी मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, बट डायरेक्टली नहीं कर रही, शॉपकीपर के थ्रू कर रही हूँ। ये टैक्स शॉपकीपर के थ्रू गवर्नमेंट तक जा रहा है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तब आप समझ ही गए होंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो डायरेक्ट टैक्स है जिसमें इनकम टैक्स आता है वो हम जो अर्निंग करते हैं हमारी इनकम पर लगाया जाता है, और जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमें परचेज या सेल करते समय लगाया जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? जैसे अभी चल रहा है जुलाई 2023, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की तो वो क्या था? 2022-23। फाइनेंशियल ईयर का तो मतलब आप समझते ही होंगे। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। अब करंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? तो वो है 2023-24। मीन्स 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। द असेसमेंट ईयर is the year just succeeding the financial year. If current year is 2022-23, that is from 1st April 2022 to 31st March 23, will become taxable in assessment year 23-24, that is from 1st April 23 to 31st March 24. असेसमेंट ईयर का हिंदी में अर्थ होता है निर्धारण वर्ष या आकलन वर्ष। कर निर्धारण वर्ष वित्तीय वर्ष पूरा होने के ठीक बाद यानी अगली तारीख से शुरू होता है। अगर चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से
31 मार्च 2023 तक का होता है, तो इसका कर निर्धारण वर्ष 2023-24 होगा, जो कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ITR। ITR मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न। सो ITR क्या होता है? किसी भी पर्सन की साल भर की जो भी इनकम होती है उसके लिए ITR फाइल करना होता है। ITR में अलग अलग हेड्स में कितनी इनकम हुई है, कितना एग्जम्पशन मिला है, टैक्स पे करना है या नहीं करना है, अगर टैक्स पे करना है तो कितना करना है, वगैरह वगैरह मेंशन करना होता है। रिटर्न ऑफ इनकम इज़ द फॉर्मेट इन विच द SSC फर्निशेज इंफॉर्मेशन एज टू हिज टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। आय की विवरणी। आय की विवरणी यह प्रारूप है जिसमें करदाता अपनी कुल आय और देय कर के रूप में जानकारी प्रस्तुत करता है। शॉर्ट में, रिटर्न ऑफ इनकम एक ऐसा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जिसमें SSC के द्वारा इनकम और उस पर पेबल टैक्स का डिक्लेरेशन होता है। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ ई रिटर्न। तो ई रिटर्न का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न। इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में आयकर विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया को ई फाइलिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न थ्रू द इंटरनेट इज़ नोन एज ई फाइलिंग। शॉर्ट में, जब हम ITR ऑनलाइन फाइल करते हैं उसको ई रिटर्न कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या ITR फाइल करना मैंडेटरी है? एज पर द टैक्स लॉज इट इज़ कंपल्सरी टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न इफ़ योर इनकम इज़ मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। आयकर अधिनियम के अनुसार उस व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक छूट टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो। मीन्स ITR उसको फाइल करना कंपलसरी है जिसकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो, और अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो ITR फाइल करना ज़रूरी तो नहीं होता, बट नील ITR फाइल करने के भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे ITR फाइल करने से लोन मिलने में आसानी हो जाती है, और इसके अलावा वीज़ा के लिए भी ITR कंपलसरी होता है। इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 7 टाइप्स के होते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3 से लेकर ITR 7 तक। इसके अलावा 0 ITR भी होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई होती है। अगर 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया जाता है तो पेनल्टी लगती है। सो गाइस, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट मीटिंग। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।